तो ये देखने को मिला है कि नेपाल की धरनी में स्वच्छता है, फिजिकल रूप में भी स्वच्छता है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर नेपाल की धरनी में कि यहाँ पर धार्मिक स्थल है, हर जगह पर मंदिर मस्जिद भी है, भले कम है लेकिन है। शुद्ध अन्न, तो शुद्ध अन्न जो ये मेरी वीकनेस थी क्योंकि अन्न हमारे शुद्ध नहीं थे। वहाँ पर सब लोग नॉन वेज है और हुआ करते थे और अभी भी हैं। नमस्कार, म विनोद अग्रवाल स्वर्णिम स्टुडियोबाट यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, ब्रह्माकुमारीज नेपालले समय प्रति समय आध्यात्मिक जनचेतना फैलाउनको लागि विभिन्न प्रोग्राम्सहरूको आयोजना गरिरहेकै हुन्छ र ती सबै कार्यक्रमहरूमा नेपालबाट मात्रै नभएर भारतको विभिन्न स्थानबाट पनि हाम्रो गेस्टहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ। विशेष गरेर यो वर्ष पनि हामीले भर्खरै आर्ट एन्ड कल्चर विङको गठन गरेका छौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला, कोभिडको दौरानमा हामीले युवा प्रभागको गठन गऱ्यौँ र एक वर्ष अगाडि हामीले समाज सेवा प्रभागलाई अफिसियल रूपमा हामीले नेपालमा पनि गठन गरेका थियौँ भने केही दिन अगाडि मात्रै हामीले आर्ट एन्ड कल्चर विङको पनि अफिसियल प्रोग्राम्सहरू गरिरहेका थियौँ र यो विङको कार्यक्रममा भारतको विभिन्न स्थानबाट हाम्रो गेस्टहरू आउनुभएको थियो। आज हाम्रो स्टुडियोमा विशेष गरेर भारतको राजधानी दिल्लीको ओआरसी भनेर चिनिने मिनी मधुबनबाट हाम्रो आदरणीय राजयोगिनी सुनैना दिदीजी आउनुभएको छ र विशेष गरेर उहाँको यो दोस्रो पटक हो नेपाल भ्रमण, तर काठमाडौँमा पहिलो पटक आउनुभएको र हामी आज अत्यन्तै आतुर पनि छौँ किनकि आज हाम्रो बिचमा आउनुहुने अतिथि एकदमै एक्टिभली आर्ट एन्ड कल्चर र युथ विङमा पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट पनि गर्नुहुन्छ र कार्यक्रमहरू अर्गनाइज पनि गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर वियासा जुन हामीले हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ भ्याल्युजको रूपमा, हाम्रो आदरणीय दिदीजीले पनि एकदमै राम्ररी कार्यक्रमहरू फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ। ढिलो नगर्दै आउनुहोस्, उहाँको अनमोल अनुभवहरू नेपाल भ्रमणको उहाँकै मुखारबिन्दबाट सुन्नेछौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रमलाई स्वागत गरौँ। दीदी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, ओम शांति। दीदी, सबसे पहले तो नेपाल भूमि जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है और हाल ही में आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे चेयरपर्सन भी आए थे, चंद्रिका दीदी जी। उनके साथ भी उनका अनमोल अनुभव हमने इस स्टूडियो में लिया था। तो आज सबसे पहले नेपाल भूमि आपको कैसा लगा, नेपाल के प्रति आपका एक्सपेक्टेशन क्या था और आपने रियलिटी में क्या पाया, उससे हम कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहते हैं। थैंक यू विनोद भाई। नेपाल में काठमांडू में पहली बार आना हुआ और जैसे सुना था उससे कई अधिक मैंने उसको पाया जी। और कई अधिक प्राप्ति मुझे नेपाल की धरनी से हुई क्योंकि नेपाल बाय नेचर बहुत सुंदर है। प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ इंसानों की जो नेचर है वो भी बहुत सुंदर है। भाषा मीठी है और उससे अधिक जो मीठा है उनके व्यवहार जो लोगों के हैं वो तो है ही है। और काठमांडू और साथ साथ पोखरा जाने का भी मौका मुझे सौभाग्य प्राप्त कह सकते हैं प्राप्त हुआ और वहाँ पर भी हिमालय का दर्शन भी मुझे बहुत सहजता से प्राप्त हुआ। तो ये देखने को मिला है कि नेपाल की धरनी में स्वच्छता है, फिज़िकल रूप में भी स्वच्छता है और जहाँ पर फिज़िकल रूप में स्वच्छता है वहाँ पर मानसिक रूप में भी ऑटोमेटिकली उसका प्रतिबिंब कहा जाता है। जो बाहरी तौर पर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो मानसिकता की जो प्रतिबिंब है वही है। बाबा यही कहते हैं, हमारे शिक्षा जो परमात्मा देते हैं वही यही कहते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उसका अवस्था के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मन की जो अवस्था है वो बाह्य तौर पर जो व्यवस्था है उस पर कनेक्शन है। तो जो स्वच्छता है इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन बाहर जो मेडिटेशन नहीं सीखते हैं वो कॉमन पर्सन के अंदर भी अंदर की अवस्था काफ़ी दूसरे लोगों से बेहतर, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो इसीलिए नेपाल की धरनी जिस प्रकार से मैंने सुना है उससे कई अधिक मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्यता और साथ साथ जो भोजन की जो ओरिजिनलिटी है, ऑर्गेनिक जो हम कहते हैं, दूसरे अलग अलग स्थानों में तो हम ऑर्गेनिक फूड ढूंढने में भी नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर
हर चीज़ ऑर्गेनिक है, बहुत प्यार से भी खिलाते हैं, ऑथेंटिक रूप से और ऑर्गेनिक रूप से भी खिलाते हैं और प्यार से, नेचर वाइज बहुत अच्छा है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पशुपतिनाथ जाने का, जी स्वयंभू जाने का प्राप्त हुआ मौका, और साथ साथ जहाँ पर हम लोग गए थे, जहाँ पर नारायण, श्री नारायण जी बूढ़ा शेषया, नीलकंठ बूढ़ा नीलकंठ भी गए थे, जी जो कि बहुत ही धार्मिक है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर नेपाल की धरनी में, कि यहाँ पर धार्मिक स्थल है, हर जगह पर मंदिर, मस्जिद भी है, भले कम है लेकिन हैं, बुद्धिज़्म के वहाँ पर प्लेसेस है। तो वहाँ पर जाने से जो मुझे दिखाई पड़ा, वहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग आते, छोटे बड़े बूढ़े जवान सब कुछ। तो ये जो फाउंडेशन बचपन से ही मंदिर में जाने का, वहाँ पर प्रार्थना करना, न केवल प्रार्थना के पर्पस से, परंतु वहाँ जाकर के बैठ कर के अपने मन की शांति के लिए आना, एक प्रकार से एक परमात्मा के साथ का आधार जी जो एक नेचुरल रूप से बना हुआ है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि कनेक्टेड है, भगवान के साथ भी कनेक्टेड है, नेचर के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये चीज़ जैसे कि दुनिया भर में एक मिसिंग डायमेंशन है, यहाँ पर वो चीज़ एक फाउंडेशन बन जी करके जो मुझे दिखाई पड़ी, ये बहुत बहुत अच्छा लगा। सो मैं तो भाई बहनों को यहाँ पर यही कहती हूँ कि पहली बार है लेकिन अंतिम बार नहीं है, बार बार आने का एक संकल्प रख करके, बल्कि संकल्प के साथ साथ एक प्लान करके जाने का एक ये प्रोग्राम हम बनाएंगे। इस प्रकार से मेरा नेपाल टूर बहुत सक्सेसफुल रहा है। जी दीदी, ऐसे तो मधुबन के बाद जब जब भी हम बाबा के बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स के नाम लेते हैं तो सेकंड नंबर में ओआरसी ज़रूर आता है, क्योंकि वहाँ का जो व्यवस्थापन है, जो एरिया है, वहाँ की भी एक सौंदर्यता है जो हमारे आशा दीदी जी और आपका पूरा टीम संभालती है। तो नेपाल में भी एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है या लगभग रेडी है, तो आपका वहाँ भी जाना हुआ था नगरकोट में। मधुबन के बाद हूबहू चार धाम का जो वातावरण था, आपको वो कैसा लगा नगरकोट? जिस प्रकार से आपने कहा ओआरसी, बेशक आपने कहा कि मिनी मधुबन है, नो डाउट, क्योंकि वो धरनी बाप दादा ने ही ऐसा गिफ्ट ब्राह्मण के परिवार भाई बहनों को दिया है। और जब ओआरसी बना तो पूरे देश भर से सबका सहयोग, जैसे बाबा कहते भूरी भूरी तालाब, ऐसे सबका सहयोग मिला है, तन मन धन सबका। और मधुबन महायज्ञ से जब प्रकाश मणि दादी जी थे स्वयं, तो उन्होंने इस ओआरसी को स्वयं श्रृंगार किया है। तो सबका लाडला है ओआरसी, और मधुबन का छोटा भाई क्या कहे, छोटा बच्चा है। तो नो डाउट ये तो सबके आँखों का तारा है। और हम ये नहीं कहते हैं कि ओआरसी सिर्फ दिल्ली की है, परंतु हमेशा आशा दीदी के कहो या जब दादी गुलजार जी जी थे, तब भी ओआरसी हमेशा दादी कहा करते थे कि पूरे विश्व की ओआरसी है। तो इसी हिसाब से बहुत अच्छा स्थान है, बाबा का वरदान है। बाबा ने अपने महावाक्यों में ओआरसी को भी अपने मुख से उचारा है, सौभाग्य है उस धरनी को। और हम भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हैं जी जो ऐसे धरनी, वरदानी धरनी पर हम सेवारत हैं। हम बाबा के चुने हुए, बाबा के बच्चे हैं। तो ये ओआरसी की अपनी विशेषता है। और जब हम नगरकोट गए और वहाँ जाकर के सबसे पहले बाबा के कमरे में गए, तो बैठते ही बिल्कुल पांडव भवन, पांडव भवन पर्सनली मेरे लिए जादू की नगरी है। जब भी मैं पांडव भवन जाती हूँ और बाबा के कमरे में स्पेशली बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े बाप के घर आ गई हूँ। तो पिता जैसे अपने बच्चों को, बच्चियों को बुलाते हैं, अपना बहुत प्यार से, कहीं बाहर से आते हैं तो बहुत प्यार से संवारते हैं, पुचकारते हैं, ऐसा फील होता है। तो वो वाली फीलिंग, वो वाले अनुभव उस नगरकोट के जो बाबा का कमरा है उसमें फ़ील हुआ। और जब हम हिस्ट्री हॉल गए, वहाँ तो हूबहू वातावरण, कमरा, चित्र, सब कुछ हिस्ट्री हॉल जो पांडव भवन का है वो। तो हिस्ट्री हॉल, आपके शांति स्तंभ और कुटिया बाबा की कुटिया, सब कुछ हूबहू है। तो
इस प्रकार से केवल फिज़िकल रूप में, जो आर्किटेक्चरल रूप में नहीं हूबहू, परंतु जो फिज़िकल के साथ साथ वाइब्रेशन जो भी क्रिएट किया है वो बहुत मेहनत की बात है। कोई भी स्थान पर हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, ये आसान बात नहीं है। जी तो ब्राह्मणों ने, भाई बहनों ने जो वाइब्रेशन क्रिएट किया वो बहुत तारीफ़ काबिल, हम कह सकते हैं, बहुत तारीफ़ काबिल है। और वो चीज़ फील किया, और वातावरण जो पूरा प्रकृति के गोद में जो 4 धाम है बाबा का, वो बसा हुआ है। तो मुझे तो देख करके ऐसा लगता है कि अगर कोई आत्मा मधुबन जाने से वंचित रह जाते जी हैं, तो उन आत्माओं को इस 4 धाम में रह करके वो मधुबन की जो हाँ हूबहू वो शक्ति, बाबा का वरदान जो है, इस नगरकोट के 4 धाम में बैठ करके उनको प्राप्त होगा। ऐसा भी समय आएगा, बाबा ने कहा हुआ है कि जब हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर बाबा के बच्चे और साथ साथ जो बाबा के प्रिय बच्चे हैं जो कांटेक्ट में हैं, वो यहाँ इस स्थान पर आकर के उनको बहुत ज़्यादा प्राप्ति की अनुभूति होगी। और भविष्य में मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि बाबा का 4 धाम वहाँ पर है और वही वाइब्रेशन है, तो यहाँ से भी प्रत्यक्षता जी होगी, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है। और मेरी बहुत दिल से शुभ भावना है, शुभकामना है कि ऐसा स्थान को और इसकी सेवा को बढ़ाए, उसकी सुंदरता को बढ़ाए, फिज़िकल रूप में भी और रूहानियत के रूप में भी इसकी सेवा खूब करे। और जो भी आत्माएं बाहर से भी और ब्राह्मण आत्माएं जो अलग अलग स्थानों से आते हैं, उनकी भी खूब सेवा करे। न केवल सेवा, लेकिन जो भी वहाँ आए उनको एक आत्मा की जो शक्ति है वो शक्ति प्राप्त करके जाए, और बाबा से कनेक्शन जोड़ने की जो समर्थी है वो प्राप्त करके जाए। ऐसी मेरी बहुत बहुत दिल की शुभ भावना और शुभकामना जी है। अवश्य दीदी, जो भी निमित्त बने हैं वो 4 धाम बनाने के लिए, उनका भी परम लक्ष्य यही था कि जो भी एल्डरली सिटीजन है जो मधुबन नहीं जा पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो 3 दिन लगता है पहुँचने में, राइट। और बीच में फिर कोविड आ गया था। हम सब लोग तो इतने तड़पे हुए थे मधुबन धरनी को टच करने के लिए, तो शायद वो लक्ष्य भी पूरा हो गया है। और दीदी, हम आपके साथ, मेरा भी पर्सनल अनुभव, हम 7 दिन अभी तक, 30 को आप आए थे तो 7 दिन हो गया। हमारा पूरा टीम आपके साथ में था। पहले तो एक कैनोपी थीम का उद्घाटन हुआ, उसके राइट। बाद में कल्चरल का प्रोग्राम हुआ, फिर गोदावरी में भट्टी भी हुआ, फिर एक टीचर्स ट्रेनिंग भी हुआ कि कैसे फैसिलिटेट करते हैं, आपने ट्रेनिंग भी दिया था। तो लेकिन जब पहली बार आपको कोई भी देखता है नेपाल में, तो वो नेपाली ही बात करता है। जैसे राइट। हम भी एयरपोर्ट में गए थे आपको रिसीव करने के लिए, तो लगता था कि पूरा नेपाली है। बहुत सारे लोग तो नेपाली में भी बात करते थे आपसे, शुरू हो गए लेकिन थे बात करने। क्योंकि आपका चेहरा बहुत मिलता जुलता है नेपाली जो एक उसमें से। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बाद में पता चला कि आप मणिपुर से हैं। तो मणिपुर और नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। तो अपने बारे में दीदी कुछ बताइए ना, आपका जन्म मणिपुर में, इस फैमिली बैकग्राउंड कैसे, आप बचपन में कैसे थे, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। राइट, ये तो बात सही आपने कही कि मेरे इस फीचर को देख कर के हर कोई, चाहे वो नेपाली है और ओआरसी में कोई विदेशी चाइनीज़ और जापानीज़ आते हैं या मलेशियन आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं के ही जैसे हूँ, उन्हीं के देश के हैं। क्योंकि तो इंडियन तो लगते नहीं इंडियन नहीं है। लगते हैं। और हर जो इंडियन वाले वो भी पूछते हैं अलग से आकर के, दीदी आप कहाँ से हो? तो मैं तो यही जवाब देती हूँ, मैं परमधाम से हूँ। लेकिन जब मैं नेपाल में आई तो सच में, बल्कि उससे पहले जब नेपाल के ग्रुप ओआरसी में आए थे, किरण दीदी जी ने सारे कल्चरल के जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको लेकर के आए थे, तो उनके साथ भी बहुत प्यार से घुल मिल गए थे। जो कन्याएं छोटी छोटी आई थी, क्यों? क्योंकि ये फीचर के कारण से। तो मुझे तो ये लगता है कि बाबा ने इस अंतिम जन्म में जो शरीर का फीचर दिया है, ये भी कोई उसका पीछे रहस्य जी होगा, कोई सेवा करानी होगी। इसीलिए आपने सही कहा कि मैं बेसिकली ये शरीर बेसिकली मणिपुर, इम्फाल से बिलोंग करते हैं। और वहाँ पर मैं तो बहुत मस्तीखोर वाली कन्या थी जब छोटी में, क्योंकि हमारे घर में सबसे छोटी मैं हूँ। और उसके बाद तो, क्योंकि जो छोटी होती है सबकी लाडली होती जी हैं, और बाय नेचर बहुत एक्टिव
एंड अलर्ट भी थी। इसीलिए हर कोई भी काम सीखना होता था तो मैं तुरंत सीखती थी, और कोई भी एक्टिवली कोई भी पार्टिसिपेशन करनी हो तो मैं ही जाती थी। तो इस प्रकार से मेरा नेचर रहा है शुरू से ही। लर्निंग, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग की जो नेचर है वो शुरू से ही रहा है, और बाबा का बनने के बाद तो और ही ये कला, ये स्किल जो कहें, ये विशेषता और ही बढ़ गया है। और बचपन में एक शुरू से ही, क्योंकि माय मदर जो है वो नर्स थी, अब अभी तो रिटायर हो गए हैं, बाय प्रोफेशन नर्स है, एंड माय फादर स्पोर्ट्स में थे, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, खो खो कोच थे। तो उसमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तो नर्सिंग का जो है, सर्विंग का जो नेचर है दुनिया के लोगों के प्रति वो रहा, हाइजीन के प्रति काफ़ी वो रहा, और स्पोर्ट्स पर्सन के डॉटर होने के कारण से एक्टिवनेस, दोनों एथलीट्स के जीन है जो आपके पास में। दोनों जीन है, एथलीट्स के भी जीन है, हर चीज़ एक्टिवली, हर स्पोर्ट्स वगैरह में, हर चीज़ में मैं फर्स्ट आती थी। इस प्रकार से स्कूल में अलग अलग ऐसा कैंपिंग करना, इस स्काउट एंड गाइड्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इस प्रकार से मेरा रहा। और साथ ही साथ जो कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, एक साथ खेलते थे, करते थे, तो एक और मेरे साथ फ्रेंड थी, तो वो और मैं लीडर हुआ करती थी, तो सबकी, तो जो हम प्लान करें, वो जो हम खेल कराए वही खेलना होता था। अच्छा। तो लड़कियों का अपना होता था, तो एक लीडरशिप की भी एक शुरू से ही, बचपन से ही रहा। तो शायद ये क्वालिटीज़ बाबा ने एज अ गिफ्ट बर्थ बाबा ने दिया है, और इस क्वालिटी को देख करके बाबा ने चयन किया। और 92 में पहली बार जब सेंटर खुला इम्फाल में, बाबा का सेंटर ब्रह्मा कुमारीज का, जो कि आदरणीय हमारी कविता दीदी जी, जिन्होंने बांग्लादेश का भी सेंटर खोला, और अगरतला में भी उन्होंने सेवाएं बढ़ाई, अभी तो वो शरीर में नहीं रहे। उन्होंने फर्स्ट जब सेंटर निमित्त बने खोलने का, तो वही मेरे अलौकिक माँ मैं कह सकती हूँ। तो उनसे संपर्क हुआ, उनसे मिला। एक्चुअली मेरी मदर पहले ज्ञान में आई, और ऐसे छोटी होने के कारण से मैं उनके पीछे पीछे जाती थी, पीछे पीछे तो इतना जाती थी कि नर्स के होने के कारण से नाइट ड्यूटीज़ में जाते थे, तो मैं माँ के बगैर सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं कहती थी कि कल छुट्टी है तो नाइट ड्यूटी में मैं आपके साथ जाऊंगी, तो हॉस्पिटल में माँ के साथ सोती थी। तो सबको पता होता था कि डॉक्टर्स मुझे बहुत प्यार से टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट्स खिलाना, जो मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टाफ होते थे, डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स MBBS के होते थे, इंटर्नशिप लेने वाले, तो मेरी माँ को बहुत प्यार से उनका कनेक्शन होता था। तो उनके हॉस्टल में भी जा कर के रुकती थी, इतना यूज टू ऐसा होता था। तो ऐसा लगता नहीं था कि हॉस्पिटल है, वो ऐसे ही अपने ही दूसरा घर लगता था। तो ऐसे जब माँ के पीछे पीछे जाने की जो आदत है, उसने बाबा ने उसी के आदत से मुझे पकड़ा। तो जब मैं वहाँ पर जाने लगी, बहनों की प्यार तो आपको पता ही है, बहुत प्यार, मोहब्बत, वो पवित्रता मन को वैसे ही खींचता था। टोली खिलाना, वो पोएम सिखाना, डांस करवाना, ये सारी चीज़ें तो अच्छा लगा। और साथ साथ जो हमारी जो टीम है, जो कॉलोनी के बच्चे हैं, तो ये भी था कि हम जब करते थे, हम जो खेल करवाते थे वही खेलते थे। तो मैं सेंटर में जाती थी तो खेल उनका मिस होता था, मेरा भी मिस होता था। तो ये तरीका हमने अपनाया कि चलो इनको भी हम सेंटर ले जाएं। तो क्योंकि धर्म अलग अलग दिखने में आता है, वहाँ का अलग होता है, और वहाँ तो ब्रह्मा कुमारीज का तो अलग लगता था उनको कि ये कहाँ से नॉन मणिपुरी धर्म वाले आ गए हैं। इस प्रकार से उनकी मेंटलिटी होती थी उस समय पर। तो मैं सारे अपने फ्रेंड्स को कहते थे कि तुमको स्वर्ग में, सतयुग में, गोल्डन एज में प्रिंसेस बनना है, तो सबके मुंह में पानी आ जाता था। हम भी प्रिंसेस बनेंगे, हम भी पैलेस में रहेंगे, तो ये सब चीज़ें करके, तो फिर आपको रहना है तो फिर चलो मेरे साथ। तो सबको ले जाते थे, छोटे बड़े, छोटे छोटे सारे। तो जब सेंटर पे ले जाती थी, कविता दीदी जी से जब सेंटर खोलते थे दरवाज़ा, तो सारे छोटे मोटे सब आते थे, तो बड़े खुश होते थे। तो ज्ञान सुनाया, सिखाया, फिर सारा थोड़ा सेवा किया, डस्टिंग करी, टोली पैकिंग करी, थोड़ा सा कपड़े लपेट दिया, तो सेवा भी हो जाता था। ऐसे हर सैटरडे संडे आते थे, करते थे। तो जैसे कि झुंड के झुंड जैसे सेंटर पे आते,
तो कविता दी ने कहा ये सारे वानर सेना आ गए। वाह। वानर सेना, जैसे राम जी को सहयोग वानरों ने दिया और लीडर ये है वानर सेना का लीडर है। तो इस प्रकार से कविता दीदी की पालना और सभी को थोड़ा सा ज्ञान का परिचय दिलाया। फिर तो वहाँ से कविता दी ने कहा कि कुमारियों की हॉस्टल इंदौर में, मध्य प्रदेश में इंदौर जी। में है, जो ब्रह्मा कुमारीज का खुला है। तो वहीं पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर है, तो क्या आप जा सकेंगे? तो हमने कहा ठीक है। तो एक्चुअली मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना बचपन से ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी समर्पित रूप से बनना है। ज्ञान अच्छा लगा, लेकिन ऐसा पढ़ाई का क्रेज़ था कि मैं बाहर जाके पढूं। तो एक चीज़ होता है ना कि हर चीज़ को कुछ देखो, एक्सप्लोर करूं। हाँ। तो जो मेरी आदत है एक्सप्लोर करने की, तो उस चीज़ को भी बाबा ने समझ लिया था कि ये ऐसे नहीं पकड़ में आएंगी तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। हालांकि बीच में काफ़ी कुछ हो गया था। आई मीन मेरी जो पढ़ाई है बचपन से बहुत अच्छी थी, परंतु जैसे मैंने आपको कहा मेरा नेचर है कुछ एक्सप्लोर करना, ये करना, वो करना, तो फैशन की तरफ, थोड़ा सा संगदोष की तरफ भी मेरा ध्यान बहुत चला गया। तो इस कारण से मेरी पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इतना कम हो गया कि मुझे खुद को ही रियलाइज़ होता था, खुद को ही गिल्टी फील होती थी कि मैं कैसी हो गई हूँ, ये गलत हो रहा है, ऐसे गलत हो रहा है। सो उस समय पर बाबा ने मुझे पकड़ा और मैं कितना भी मेहनत करूँ अपने मन को एकाग्र करने की, कंसंट्रेट करके पढ़ाई पढ़ने की, होता ही नहीं था। तो मन को तो भटकने की आदत हो गई, तो होता ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि अपनी तरफ से मेहनत करी, ट्यूशन भी लगवाए 2-3, लेकिन होता ही नहीं था। कितना भी मेहनत करो नंबर आगे नहीं बढ़ता था। तो सोचा कि कुछ चेंज भी हो जाए, एक्सप्लोर भी हो जाएगा। और उसी बीच में बाबा ने बहुत अच्छा एक कोर्स के, उस समय जब कोर्स चल रहा था, एक अनुभव कराया था, जो हमारा 7 डेज़ का कोर्स होता है। उसमें लास्ट का एक चित्र होता है, लास्ट चैप्टर, जिसमें बाबा हमारे नियम मर्यादा की बात कहते हैं, जिसमें 4 स्तंभ के ऊपर एक योगी बैठता है। वो चित्र आपको याद होगा। और वो योगी का कनेक्शन सुप्रीम के साथ है। और जब वो कनेक्टेड रहे तो चारों तरफ से जो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो रस्सी उसको तान करके खींच रहा है, परंतु कनेक्शन सुप्रीम के साथ होने के कारण वो रस्सी टूट गई। तो जब वो चित्र देखा मैंने, वो इम्पैक्ट मेरे मन को पड़ा बहुत गहरा। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, मुझे ऐसा स्टेबल रहना है, कोई मुझे खींच ना पाए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी, ऑलरेडी करी हुई थी कि मैं ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो गई हूँ, बुद्धि भटक रहा था। बुद्धि भटक रही थी। तो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे ऐसा बनना है जो मुझे, मेरी बुद्धि को कोई खींचे तो मैं अपने आप को स्टेबल रख सकूं। तो जो बहन कोर्स करा रही थी उनको मैंने कहा मुझे ऐसे कैसे बनना है, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए 4 स्तंभ आपको पक्का करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बताओ कौन से 4 स्तंभ है। तो बताया एक एक करके, ब्रह्मचर्य व्रत। तो मैंने कहा मैं तो हूँ ही कन्या, तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूँगी। फिर कहा दिव्य गुणों की धारणा। तो ठीक है, वो जैसे जैसे आप बताते जाएंगी वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। फिर कहा सत्संग, आपको रोज़ यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है, स्कूल टाइम पर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आएंगे, सुनेंगे। फिर लास्ट में कहा शुद्ध अन्न। तो शुद्ध अन्न जो ये मेरी वीकनेस थी, क्योंकि अन्न हमारे शुद्ध नहीं थे। वहाँ पर सब लोग नॉन वेज है और हुआ करते थे और अभी भी हैं वहाँ के सभी लोकेलिटी में, क्योंकि मछली तो वहाँ के फेमस भोजन का पार्ट होता है। वैसे ना बनाओ तो हर चीज़ में जैसे मिर्ची नमक डालते हैं वैसे ही डलती हैं। तो हमने कहा अच्छा ये काम करनी पड़ेगी। एक तो स्तंभ ढीला है थोड़ा, एक स्तंभ टोटली ढीला है, थोड़ा नहीं टोटली ढीला है, तो इस पर काम करना पड़ेगा। तो मन में ठान लिया। वापस घर आए, माँ को बोला, माँ पहले ज्ञान में थी लेकिन घर को देख कर के उन्होंने भी अन्न को फिर चेंज नहीं किया था। माँ को बोला कि आप जाएंगी, वापस आते हैं तो सारा सामग्री लेकर के आते, तो ये चीज़ नहीं लाना है आपको, हम नहीं खाएंगे। तो उसने कहा पॉसिबल नहीं है, घर में आपके फादर है, सिस्टर्स है, भाई हैं, तो कैसे करेंगे। तो कहा नहीं मुझे नहीं पता,
मैं आज से नहीं खाएंगे। सो उसने बच्चा समझ करके छोड़ दिया। वापस आए तो लेकर के आए। सो मुझे लगा कि ये मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप देखिए, आज रात से मैं इसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि बुद्धि में यह था कि मुझे ऐसे स्टेबल बनना है। हाँ, वो लक्ष्य पक्का हो गया था। वो चित्र वॉज सबकॉन्शियस वेरी, माइंड में चला गया था वो अंदर ही। चला गया, वो चित्र वॉज वेरी पावरफुल। वो चित्र मेरे से बात कर रहा था कि आपको हम्म, ऐसे करना है, बनना है। सो मैं फादर के साथ, उस ज़माने में तो नीचे बैठते थे, तो ऐसे राउंड में बैठ करके पूरा फैमिली गैदरिंग होती थी और घंटों खाना खा के घंटों बैठना, वैल्यूज़ का चर्चा करना, ऐसा हुआ करता था। तो फादर के साथ मैं एक ही थाली में खाती थी। जी। उस दिन मैंने नहीं खाया, मैं अलग से थाली में खाई। तो कहा कि ये क्यों अलग से खा रही है? तो माँ ने कहा कि ये अभी नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो उनको पता था कि मैं मदर के साथ जाती हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में बोला, देखते कब तक चलता है। हम्म, सो इन माई माइंड, मन में ये सोचा कि बोला तो नहीं, फादर है, रिस्पेक्ट टूट जाएगा, लेकिन मन में ये सोचा कि हम दिखाते हैं, मैं कब तक कर सकती हूँ। सो दैट वाज द डे मैंने इसको छोड़ा। आकर्षण आया, नो डाउट, क्योंकि बच्चे थे और हम स्कूल जाते थे, टिफ़िन शेयर करते थे, कोई क्या लाता कोई क्या लाता, मन करता था, हाथ भी आगे बढ़ा लेने के लिए, लेकिन मन में आया कि माँ इतनी मेहनत करके मेरे लिए अपना समय स्पेयर करके ऐसा करे, मैं ये लॉयल्टी नहीं है। सो इस चीज़ को मुझे नहीं करना है। सो उस, आई थिंक आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, 11-12 ईयर्स के बीच में था। तो उस एज में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। एंड देन उस समय पर बाबा ने वो परीक्षा तो ली। उस समय पर यही बात आई, इंदौर में बाबा का हॉस्टल है तो आप जाएंगी। तो मैंने स्वीकारा और 92 में ही मैं चली गई वहाँ पर। तो वहाँ पर जिस एक, वर्ष आप ज्ञान में आए थे 92 में। ओके। जिस वर्ष में ज्ञान में आई, हम्म, उसी वर्ष ही, एंड बल्कि मिडिल में, बीच में मैंने यहाँ पर हमारी स्कूलिंग शुरू हो गई थी हम्म, और वहाँ पर थोड़ा लेट था। तो जून के समय में जहाँ पर वेकेशन था यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं चली गई थी। वहाँ पर 2 महीने के बाद शायद शुरू होना था। तो बीच में छुड़ा था और बहुत अच्छा स्कूल था, लिटिल फ्लावर स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल था। तो मन तो ये था कि भाई बहनें कहने लगी कि आप इतने अच्छे स्कूल को छोड़ करके जा रहे हो, वहाँ पर आपको अच्छा ना लगा तो फिर वापस आपको ये नहीं मिलने वाला। तो बहुत सोचा, मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। सो बाबा ने पुल किया, मन में संकल्प पैदा हुआ, फिर चले गए। वहाँ के एक नया सफ़र शुरू हो गया। फिर तो ओके। नया सफ़र, मेडिटेशन से फिर कंसंट्रेशन पावर बढ़े, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका रूटीन वगैरह टोटली अलग, डिफरेंट था। तो ये सफ़र मणिपुर से इंदौर तक का था। बाकी इंदौर की तो बहुत लंबी कहानी है। जी जी जी। फिर वहाँ से तो कितने साल रहे आप इंदौर में? मैं इंदौर में लगभग 13.5 साल रहे। वाओ। लौकिक एंड अलौकिक पढ़ाई वहीं पर ही पूरी की। ग्रेजुएशन मैंने पूरा की वहीं पर। बीच में आते जाते थे हाँ, मणिपुर? वेकेशन के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलती थी। ओके। और ये था कि हमारे को, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी मैं खुद एक्टिव थी, आई मीन ऐसा विंग नहीं, लेकिन उस फील्ड में बचपन से ही डांस, गाना, आर्ट, इन सब में बहुत शौक था। तो डांस वगैरह का भी बहुत वहाँ पर रहता है। तो 15 दिन की छुट्टी, वेकेशन जो होते थे, उसमें हमको ये लक्ष्य मिलता था कि जो कुछ भी आप सीखो, चाहे डांस हो, चाहे गीत हो, चाहे आर्ट हो, वो सीख करके आओ और कन्याओं को आपको सिखाना है। तो इससे क्या होता है, हर प्रांत से अलग अलग कल्चर को सीख करके फिर वहाँ पर सिखाते थे। इसलिए कुछ नेपाली कन्याएं भी थी हॉस्टल में, कुछ अलग अलग प्रांत की कन्याएं, तो वो अपने अपने स्थानों से अपने अपने कल्चर को सीखते थे और यहाँ सिखाते थे एक दूसरे को। ड्रेस भी सैंपल लेकर के आते थे और नेपाली डांस, मणिपुरी डांस, ये बिहू डांस, सब अलग अलग प्रकार के परफॉर्मेंस बाबा के घर में देते थे। तो ऐसा मेरा सफ़र रहा। जी, ये तो बहुत ही लंबा सफ़र, क्योंकि बचपन से ही शुरू हुआ था ना। राइट। फिर इतने सारे आपने खुद भी बताया कि जो वहाँ का कल्चर है, कैसे आपने फिर उसको छोड़ा एक स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए, और अब तो खुद को नहीं दूसरों को भी आप ट्रेन करा सकते हैं ऐसे। राइट। बाबा ने कैपेबल बनाया है। तो
फिर वहाँ से दीदी ओआरसी कैसे गए दिल्ली, क्या था उसके कारण? एक्चुअली क्या था, अब मैं यहाँ से ही शुरू करती हूँ। जब मैं इंदौर में आई, इट्स अ फनी स्टोरी। एक्चुअली जब मैं इंदौर में पहुँची तो मेरे फादर तो नहीं जा पाए क्योंकि उनका स्पोर्ट्स का था। माय मदर वाज आल्सो नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। सो मेरे ब्रदर, बड़े ब्रदर थे, वो आए थे छोड़ने, और मेरे साथ एक और कन्या थी। तो उनके फादर और मेरे ब्रदर छोड़ने आए थे। तो हम छोटे छोटे थे, और जिस प्रकार से आपने कहा नेपाली फीचर है, इस प्रकार से फेस है, तो उनके लिए ये फेस नया था, ओके। इंदौर वालों के लिए। हाँ। सो जब हम गए वहाँ पर, रुके, स्नान पानी किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन ट्रेन में पहली बार ही। और वो 3-4 दिन का सफ़र, जब ट्रेन से निकले तो वो इनर्शिया होते हैं ना, पूरा घूमता रहता है, हाँ। वो वाला था। गर्मी का मौसम था, पहली बार जब मणिपुर से निकले, पहली बार गर्म हवा, लू क्या है वो अनुभव किया लाइफ में। पहली बार जब बिहार से गुजरे तो बिहार का जो दृश्य था, इट was लाइक मेरे लिए मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन शॉकिंग वाला था कि हाँ। ऐसा भी स्थान होता है जहाँ पर लोग इस प्रकार से रहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट गंदगी था। थोड़ा बहुत थोड़ी ज्यादा, गंदगी थी, और थोड़ा सा उस समय क्राउडेड पर भी। भी क्राउडेड भी थे, गर्मी थे, गरीब भिखारी, ये सारी चीज़ें को, क्योंकि रेलवे स्टेशन से पार होते तो वही चीज़ जी। दिखने को मिलता है। तो शॉकिंग था मेरे लिए कि उस एज में, उस टाइम पर। तो फिर भी चलो, हम बहुत थके हुए थे, बहुत थके हुए थे। जब पहुँचे, इंदौर का मौसम काफ़ी अच्छा था। एंड जब वहाँ पर स्नान पानी करके जब भोजन के लिए गए हॉस्टल के अंदर, जब हम प्रवेश किया, तो एक बड़ी कन्या जो कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में क्या है, कोई सेवाधारी नहीं है, कन्याओं का ही हॉस्टल है, फॉर द कन्याएं, टू द कन्याएं, सब कुछ कन्याओं के खुद ही लिए, करना पड़ता खुद है। ही सब कुछ, झाड़ू पोछा, बर्तन, वाइट वॉश, एवरीथिंग, खाना पीना। तो जो बड़ी बड़ी कन्याएं हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, छोटी कन्याओं को संभालना, उनका टेक केयर करना, उनका एडमिशन कराना। कोई एक्स्ट्रा, नो भाई, नो सेवाधारी, नथिंग। हमारी ड्यूटी लगती थी झाड़ू, इस एरिया का झाड़ू पोछा करना, डाइनिंग, एवरीथिंग इस तरह से। तो सेवा सेवा के जो संस्कार है वो डालना कन्याओं में, उनका लक्ष्य यही था। तो जब हम गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, दो छोटी छोटी ऐसी चीनी चीनी वाली बहनें, फीचर वाली, और दो भाई। तो वो बड़ी कन्या जो कॉलेज की, उसको देख कर के सो एक्साइटेड हो गई वो, और दौड़ी दौड़ी आई, वेलकम किया, और मेरे सामने ऐसे बैठ गई, और मेरे नाक को दबा करके कहती है, चीनी चीनी चीनी। सो एट दैट टाइम मुझे ये नहीं पता कि चीनी माना चाइनीज़ होता है, चीनी माना खाने वाली चीनी। सो मैंने कहा कि ये मुझे बोल देख करके चीनी क्यों कह रही है, और मेरे नाक को दबाया, हाउ डेयर शी इज। सो मैंने कहा, मैंने भी उसके नाक को दबाया और कहा, नमक नमक नमक। अरे बाप रे। इट्स लाइक चीनी का हाँ, अपोजिट इज उल्टा। नमक, राइट? हाँ। तो मुझे मैं भी समझ क्या में, कहूँ। मैं भी क्या कहूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना बैठूंगी, हु एम आई, फ्रॉम मणिपुर। फ्रॉम मणिपुर। और आप क्या समझते हो, मैं तो लीडर थी सभी उसका, आपने हाँ। ऐसे क्यों किया, इस प्रकार के भाव थे। सो फनी था। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि वाई शी वॉज कॉलिंग मी चीनी, लाइक चाइनीज़ है आप, मतलब एक एक्साइटमेंट था, हाँ। और उनके लिए ये फेस नया था। और उस समय पर पहली कुमारी हम दोनों थी जो बाबा के घर हॉस्टल में रहने के लिए आई, और हम भी मणिपुर की पहली कुमारी जो बाबा की बनी उस समय पर, और अब तक भी चल रहा है, तो बाबा का वरदान है जो चला रहा है। लेकिन उस समय पर हॉस्टल में ऐसी फीचर की कुमारी पहली बार थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आता, हिंदी तो मुझे तो आता ही नहीं था, क्योंकि हमारे वहाँ पर या तो इंग्लिश या तो मणिपुरी, हिंदी तो बॉलीवुड फिल्म्स देखते थे, तो थोड़ा बहुत ऐसा मातृभाषा है तो क्लास 8 तक पढ़ाते थे हिंदी, उसके बाद तो नहीं। तो थोड़ा जो कैजुअल लैंग्वेज बोलने में आता है हिंदी, वही बोलते थे, वरना बाबा की मुरली जो हिंदी में बात करें नहीं समझ में आता अच्छा, था। तो मणिपुरी लैंग्वेज में भी होता था उस समय मणिपुरी स्टार्टिंग में? मणिपुरी लैंग्वेज होता था मुरली। ना। नहीं नहीं, मणिपुरी लैंग्वेज में हिंदी पढ़ के वो ट्रांसलेट ओके, करते हैं। ट्रांसलेट करते, पढ़ने वाले ट्रांसलेट करते हाँ, थे। पढ़ने वाला ओके। जैसे यहाँ पर नेपाली हाँ, हाँ, में ट्रांसलेट करते, हिंदी पढ़ के ऐसे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जब वहाँ गए तो सब कुछ हॉस्टल में सीखा। पढ़ाई तो जैसे मैंने कहा, यहाँ आकर के जो रूटीन
हमने किया अमृत वेला 4 बजे उठना, एंड देन मुरली क्लास 5:30 बजे होते थे। अमृत वेले के बाद स्नान पानी करके, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट की जो कन्याएं स्कूल जाती हैं वो 7 o'clock उनको निकलना होता था, और इवनिंग शिफ्ट की जो है वो 3 बजे निकलना होता था। तो मॉर्निंग शिफ्ट के निकलते हैं तो इवनिंग शिफ्ट वाले जो है घर का सारा काम करेंगे, झाड़ू पोछा नाश्ता पानी एवरीथिंग, और पढ़ाई भी उसी दौरान सारा रूटीन फिक्स होता था। ऐसे जब इवनिंग का होता था तो शाम को जो लौट के आते थे वे शाम के सारा करते थे। ऐसे डिवाइड होते थे सबका, सबको इक्वली, किसी को भी ज़्यादा लोड नहीं, किसी को कम नेवर नहीं। नहीं, सबको इक्वली 1-1 घंटा तो सेवा होनी है। तो मेरी फर्स्ट सेवा अनाज बिनना, कंकड़ निकालना वो था। तो इस प्रकार से सेवाएं शुरू हुई। दिनचर्या बहुत अच्छा हो गया, मन एकाग्र होने लग गए। तो मेरी पढ़ाई 1 साल के अंदर, जो मैं कैसे कैसे खींच करके पढ़ती थी, मार्क्स नहीं आता था, 1 साल में फर्स्ट डिवीज़न तक का आने का वो जो मार्क्स थे वो मिलने लगी। बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया। और फैशन वगैरह तो टोटली चेंज, बाल बनाना, तेल लगाना, एवरीथिंग। जब मैं फर्स्ट टाइम वेकेशन के लिए बाहर आई, मैं क्योंकि इतना फैशनेबल थी कि मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर हैं, उनकी जो भी ड्रेस आते थे नया तो मैं खींच करके नहीं पहनती थी। तो उनको भी बुरा लगता था, लेकिन मैंने कहा मुझे तो पसंद आ रहा है, मैं तो लेना ही है, इस तरीके की थी। लेकिन जब मदर ने, जब मैं हॉस्टल में आ गई तो लाइफ चेंज हो गया, मेंटलिटी चेंज हो गई, भावनाएं समझ में आ गई। सो जब आया कि ये बहन के लिए लेकर के आए, बोले नहीं इनको दे दो। बोला आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जब लौट के आए, चेंजेस हुआ ना, जब लौट के आए, फीचर बिल्कुल मेरा, बाल तेल लगाना, सिंपल ड्रेस। तो फादर देखे ये कौन है, अच्छा, ये कैसे हो गया, कुछ तो है, ये परिवर्तन हो गया मानो, कुछ तो है ब्रह्म कुमारी इसमें। सो उसको भी मन में हुआ कि क्या है जो इतना परिवर्तन हो गया है। मार्क्स भी इतना अच्छा आया है, जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, सिंपल हो गई है, बिल्कुल ऐसी चुलबुली नहीं है, एकदम सिंपल और आज्ञाकारी इस प्रकार से। तो फिर पापा ने फिर सेंटर जाना शुरू किया, मेरे जीवन के परिवर्तन को देख कर। फिर पापा भी जाने लगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट, मम्मी से भी पहले जैसे फर्स्ट आ गए, ऐसा हुआ। फिर ऐसे आगे बढ़ते, जब पूरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उस समय 12 पूरा होने के बाद उस समय तक भी निश्चित नहीं था कि हम ब्रह्म कुमारी इस जीवन को समर्पित रूप से मैं जीऊँ। लेकिन जो वहाँ की दीदियाँ हैं, तो उनका तो लक्ष्य यही है कि कन्या इतना यहाँ तक आगे बढ़ गई है तो क्यों ना बाबा की सेवा में उनका जीवन सफल किया जाए। तो उनकी मेहनत काफ़ी रही कि लक्ष्य तो ये था कि हम, बाबा का ज्ञान अच्छा है लेकिन समर्पित होना है, वाज नॉट डिसाइडेड, मैं सोचा भी नहीं था। तो वो दीदियाँ थी, वो पूछने लगी कि आपका निश्चय कितना है, क्या है। एंड देन उनकी वाणी, हम लोग क्लास कहते हैं ना, क्लास कराते हैं, तो हर बात में, इसको हम यहाँ कहते हैं ठोक ठोक करके, कि त्याग क्या है, पवित्रता क्या है, भगवान के साथ का जीवन कैसा होता है। वो बहुत पावरफुल क्लासेस होते थे कि 1000 भुजा वाले के संग रहना, और 2 भुजा वाले इंसान जो लिमिटेड है, तो आज है कल नहीं है, और भगवान के साथ जीवन जीना किसको कहते हैं, उनके अपने अनुभव के हिसाब से। तो डेट वाज लाइक माइंड चेंजिंग वाले क्लासेस होते थे। और जब डिसीजन लेने का टाइम आया, हमको सोचने का मौका दिया जाता है, हमको नहीं बोलते हैं कि डायरेक्टली नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं, हमको कहते हैं कि आप सोचो, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। हालांकि मुझे इतना पसंद था कि मेरा 10 क्लास तक मेरा साइंस, 12 क्लास तक मेरा साइंस था। जब कहा कि 12 के बाद आपको आर्ट्स लेनी है, उस समय पर ये था सिस्टम, अभी तो चेंज हो गया है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी इस हॉस्टल का लक्ष्य ही यही है, ब्रह्म कुमारी बनाना और सेवा में आगे बढ़ाना। अगर आपको नहीं बनना, यू गो आउट, आप अपना रास्ता अपना अलग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल में आना है, आगे बढ़ना है, देन यू हैव टू चेंज योर सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस में आपको प्रैक्टिकल ये वो इन सब में आपका टाइम जाएगा, तो आपको हॉस्टल में रहने से कोई इसका पर्पस नहीं फुलफिल होता है। सो मैंने बहुत सोचा, और साइंस स्टूडेंट और अच्छा पढ़ने लगी थी बाबा की कृपा से। सो बहुत सोचा, तो मैंने कहा नहीं, जीवन तो यही अच्छा है, समर्पित होना ना होना वो बात की बात है।
सो आई चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स। वाओ। तो क्योंकि मुझे वापस आना था हॉस्टल में, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल साइंस, और मन देखो कि कैसे भोलापन का मन, कहाँ कि अगर मुझे सेंटर में रहने को मिले तो कुछ तो खाना पकाना आना चाहिए ना, तो होम साइंस क्यों ना ले ले। सो होम साइंस मैंने लिया, एंड देन मेरे लिए बहुत इजी सब्जेक्ट, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स में बदले तो बहुत ही ईजी था, लेफ्ट हैंड का काम था। तो कॉलेज में भी आना जाना अटेंडेंस के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई, कुमारियों को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन तभी से शुरू हो गया। तो 3 साल मेरी जो रही ग्रेजुएशन का, तो वो हमारे एक टर्निंग पॉइंट वाला फेज़ था, जिसमें मुझे खुद को डिसीजन लेना था, मुझे अभी किस दिशा में जाना है ये सोचना था। और ये सारे उस समय, वो 3 साल का समय हमें मिला सोचने का। क्लासेस भी बहुत गिरे, अपना पर्सनल स्टडी का टाइम था, लौकिक पढ़ाई तो उतना नहीं, लेकिन अलौकिक पढ़ाई में काफ़ी समय हमको मिला, मेडिटेशन का, भट्ठी आ गया, आदि आदि का। तो वो टाइम था जिसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब बाबा का बनना सेंटर है, में परमानेंटली रहना है। एंड देन मेरे लिए, क्योंकि साइंस से आर्ट्स में बदलना बहुत इजी था, तो जब लास्ट ईयर पूरा किया तो स्कॉलरशिप के लिए लेटर भी आया, आप एमए करोगे तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। सो यहाँ पर भी फिर से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा आया कि आप एमए पढ़ो। हालांकि अभी तो सब कहते हैं कि पढ़ाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, लेकिन जहाँ पर बाबा और ड्रामा की मर्ज़ी होती है वहाँ पर किसी इंसान की मर्ज़ी नहीं चलती है। तो जो स्कॉलरशिप का लेटर है वो मैंने, जो हमारी दीदी है उसको दिखाया हॉस्टल की, तो कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है रिटर्न देने का, जो पालना ली है रिटर्न देने का टाइम है, और आपको भी बाबा की सेवा में लग जाने हैं, कब समय बदल जाए पता नहीं। तो उस समय तो हमारे बिल्कुल प्लेन बुद्धि थी, प्लेन बुद्धि, जी दीदी बस। तो जब वेकेशन के लिए बाहर आए हॉस्टल से घर, तो पापा को बताया कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। पापा ने कहा 2 साल की तो एमए है, कर लो, स्कॉलरशिप है, क्या बड़ी बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, पूछ के देखेंगे। वापस जा कर के पूछा तो कहा नहीं। तो पापा को बताया कि नहीं मान रहे, तो मैं कह रहा हूँ ना आप करो, तो मैंने कहा आप कह रहे हो लेकिन आपसे ऊपर तो ये सो उनको थोड़ा बुरा लगा कि हर पिता की तो आश यही कोई रहती है डिग्री कि ले ले बच्ची, डिग्री ले ले, हमसे बड़े हो जाए, अपने हर माता पिता की यही आश होती है। लेकिन जो अलौकिक माता पिता है उसको मैंने प्रायोरिटी, उसको पहला दिया। एंड देन फिर वहाँ से मैं समर्पित होने का संकल्प लेकर के वहीं पर रहे कुछ वर्ष। उसके पश्चात वापस गुवाहाटी की शीला बहन जी, जो इंचार्ज है पूरे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का, उन्होंने बुला लिया। फिर उन्होंने हॉस्टल से बुला करके कहा कि अब आपको यहाँ पर रहना है, पर लोकल मुझे नहीं रहना था। मैंने फिर रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे कहीं दूसरे स्थान पर भेजो। फिर उन्हें दो स्थान ऑप्शन में दिए, मुंबई या दिल्ली। मुंबई उषाबेन रमेश भाई के पास गामदेवी, या आशाबेन के पास ओआरसी में। तो ओआरसी मुझे पता नहीं था कितना बड़ा रिट्रीट सेंटर है। तो वो भोला मन उस समय क्या सोचता है कि मुंबई तो माया नगरी है, बाबा कहता है मुंबई डूब जाएगा, और अंत तक मुझे रहना, क्योंकि दादी चंद्रमणि जी हॉस्टल की कुमारियों को मिलते थे तो यही कहते थे कि ये छोटी छोटी कुमारियाँ कृष्ण को गोद में लेंगी, माना अंत तक रहेंगी, जब कृष्ण पैदा होंगी तो ये गोद में लेंगी। तो वो मुझे याद था। तो हमने कहा कि मैं तो गोद में लूँगी तो मैं दिल्ली जाऊँगी, और राजधानी है। तो आशा दीदी, ये ओआरसी मुझे कुछ नहीं पता, तो यही मन में यही आया कि मुझे दिल्ली जाना है। तो वहीं से ही मुझे ओआरसी में भेजा गया। तब पता चला ये तो बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन बीच में इंदौर से मधुबन तो जाते आते थे ना? हाँ, मधुबन तो हर बार, हर दिवाली कन्याओं के परफॉर्मेंस होते थे। दादी जी के, जो दादी प्रकाश मणि जी की दिवाली बर्थडे मनाते थे, एवरी दिवाली हॉस्टल की कुमारियों का परफॉर्मेंस होता था। और एवरी जो पीस ऑफ माइंड, सॉरी, ये जो हमारा विदेशियों का जो होता है ना पीस ऑफ माइंड, ज्ञान सरोवर में, उसमें दादी जान के हमें बुलाते थे विदेशियों के। तो 2 बार, एंड बाबा मिलन 3 बार, साल में 3 बार। लेकिन ग्रुप डिवाइड होता था,
कभी ये ग्रुप चले गए, कभी ये ग्रुप चले गए। बाबा मेले में तो हर जाते थे, हर कोई जाते थे। तो ये इस प्रकार से तो वारसी कौन में से साल में फिर आप वाराणसी आए? 2006 फरवरी में। तो लगभग 19 इयर्स हो गए। 19 इयर्स हो गए। वाह, ये इतना लंबा समय, फिर मणिपुर, इंदौर, फिर अभी दिल्ली, दिल्ली। लेकिन अभी नेपाल में फिर। हर स्थान बाबा का सेवा स्थान है। जी। जहाँ पर भी जाने का मौका मिले अपना घर समझ करके, बेहद की बुद्धि रख करके वहाँ पर भी सेवा करने का मेरा लक्ष्य सदा रहता है। जी दीदी, जैसे बहुत ही अच्छा लगा आपका जो अपना पर्सनल अनुभव और साथ में नेपाल का भी अनुभव आपने आज शेयर किया। हमारे बहुत सारे भाई बहन आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। दीदी, समय भी हो गया है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहते हैं कि एक चाइल्डहुड में आपने एक स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त किया। अभी के समय जो 21st सेंचुरी हम लोग देख रहे हैं ना, तो कहीं कहीं युवाओं को भी एक नीड फीलिंग हो रहा है कि हम लोगों को भी कुछ करना है, स्पिरिचुअल लाइन पे जाना है। तो कैसे उन्हों को हम लोग सहज बना सकते हैं कि आप आध्यात्मिकता की इस मार्ग पर आगे बढ़े? कैसे सहज बना सकते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं विशेष करके यंगस्टर्स को? यूथ आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यूथ, क्योंकि वो इस ज़माने में हर चीज़ को टेक्निकली देखते हैं। हर चीज़ को, वो इमोशनल जो पार्ट है लगभग जैसे कि सूखता जा रहा है। इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से जा रही है बहुत फास्ट जा रही है। तो ऐसे जो यूथ है, इस माहौल के जो यूथ है, उनको बहुत अंदर की पीस चाहिए, अंदर से प्रेम चाहिए, क्योंकि वो वही चीज़ नहीं है, लेकिन आत्मा की ओरिजिनलिटी तो वही है। लव है, पीस है, पेशेंस है। तो ये अंदर की जो कंफर्ट है वो नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो बाहर के कंफर्ट देखते हैं, इसलिए अलग अलग चीज़ों में डाइवर्टेड है, अलग अलग इन्फ्लुएंस में हो जाते चले जाते हैं। तो ऐसे यूथ को पहले हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्यार और शांति देने की कोशिश करें। अगर हम उनको प्यार से कोई दो शब्द ज्ञान भी सुनाते हैं ना, उनसे रिलेवेंट हो, उनसे रिलेवेंट होना ज़रूरी है। जिस प्रकार के सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं, जिस प्रकार के सिनेरियो उनके लाइफ में हो रहे हैं, जिस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस वो फेस कर रहे हैं फ़िलहाल, उनसे रिलेवेंट हम कोई बात बताते हैं तो वो बिल्कुल उसके दिल को छू लेता है। यूज़फुल चाहिए। यूज़फुल चाहिए, और उनको डीप पीस की आवश्यकता है, मेडिटेशन। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। ORC से भी दीदी कई बारी गुड़गांव के सेंटरों में उठाने के लिए 3 मास के लिए हमें भेजते थे। तो जब मैं वहाँ थी तो एक कपल कहो या यंग कपल, देवर यूथ कपल, वो अपने आते थे सेंटर पर, पीस के लिए आते थे, शांति की अनुभूति के लिए। तो आते थे, तो कोर्स कराया, मेडिटेशन कराया, और कराने के बाद मैंने जब कमेंट्री कराई, एक अनुभव तो ये था, कमेंट्री कराई, बिल्कुल डीप साइलेंस में चले गए। और जब मैंने कहा 5-7 महीने के बाद, मैंने कहा इट्स ओवर नाउ, अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो वो उठने को राज़ी नहीं। कहते दीदी जब आपने कमेंट्री कराया तो ऐसा लगा कि एनेस्थीसिया में हम चले गए। हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस, बिल्कुल जो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ करके मैं दिमाग में भर करके लाए यहाँ आने के बाद, तो वो पक्के हो गए। तो उनको वो पीस चाहिए, वो लव चाहिए। दूसरा जो अनुभव ये था कि जब रक्षाबंधन में हम यूथ का भी हम प्रोग्राम करते, तो हम कहते कि दृष्टि का महत्व बताते हैं। एनर्जी उनके हिसाब से हमें बोलना है कि एनर्जी का फ्लो आँखों से, मुख से भी, हाथों से भी होता है। सो जितना आत्मा का कनेक्शन इससे है, क्लोज कनेक्शन है, दृष्टि से है। सो आप दृष्टि से एनर्जी आप ले सकते हो। जब हमने दृष्टि दिया, एंड ही वाज लाइक न्यू बिगिनर्स, मेडिटेशन का बिगिनर थे, तो वो दृष्टि लिया, 2 महीने दृष्टि लिया उन्होंने, और कहा कि दीदी आप मुझे योग मत सिखाओ, बस दृष्टि देख करके बिठा दो, आई कैन ईजिली कनेक्ट विद द सुप्रीम। सो उनको ये चीज़ चाहिए। ज्ञान बाद में हम दिया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हम हल चलाते हैं, हल चलाने के बाद धरनी नरम होती है, तब बीज बोया जाता है। ऐसे आजकल के जो यूथ का जो मन है ना, बहुत कड़क हो गया है। उसको हल चलाने की आवश्यकता है, प्रेम से, प्यार से, अनुभव से, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस से।
और उनसे रिलेवेंट हम जब कोई बात करते हैं तो वो बीज बोने के बाद जल्दी से अंकुरित होता है और उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी का बहुत ध्यान हमें जी। रखना है। तो ये चीज़ मैं खास करके यूथ के लिए मेरी दिल की शुभ भावना है, शुभ कामना है और शुभ आश है कि बहुत अच्छी आत्माएं हैं, उनको अगर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा उभर करके आ सकते हैं। तो उनके लिए विशेष ये मेरी इस प्रोग्राम के द्वारा ये मैसेज है कि अपने जो खोए हुए जो धरोहर है, जो ट्रेजर है आत्मा की, प्रेम, शांति और जो अंदर की पेशेंस है, वो पेशेंस भी नहीं है, वो अपनी है, खुद के अंदर है, बाहर ढूंढने की कोशिश ना करे और ये अफसोस ना करे कि मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। सब कुछ है, बस खोज बाहर नहीं अंदर करना है, मुझे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है। इस खोज को करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये ब्रह्मा कुमारीज। यहाँ पर हम आ कर के हम बहुत दिल से वेलकम करते हैं, आ कर के मेडिटेशन का, पीस का, लव का एक्सपीरियंस करें तो अंदर में जो आपकी छिपी हुई ये जो गुण है धरोहर के रूप में, ट्रेजर के रूप में, ये निकल करके आएगा। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ है, परमात्मा की शक्ति चाहिए और अपनी खुद की समर्थी चाहिए। जी, अवश्य दीदी। आजकल हर चीज़ स्मार्ट हो रहा है ना, तो कहीं-कहीं राइट, मन भी स्मार्ट हो गया है। उस मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन ही एक टेक्निक है, जिसके राइट। कारण से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। दीदी, टाइम भी हो गया है, बहुत सारा चीज़ हमको सीखने को मिला और फिर से आप नेक्स्ट टाइम आएँगे तो फिर से आपका कुछ एक स्पेशल सा हम एपिसोड बनाएँगे और प्रोग्राम्स भी रखेंगे और जो साइट सीइंग बचे हुए थे नेपाल में, जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो वो भी अवश्य ही पूरा होगा। आज के लिए ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। ओम शांति। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा विशेष दिल्ली ओआरसी अर्थात् ओम शान्ति रिट्रिट सेन्टरबाट आउनुहुने राजयोगिनी सुनैना दिदीजीको हामीले अनुभव सुनेका छौँ। हामीलाई त असाध्यै राम्रो लागेको छ। विशेष गरेर यहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। आफ्नो फिडब्याक पक्कै पनि हामीलाई दिनुहुनेछ brahmakumarisnepal@gmail.com मा र साथसाथै मेडिटेसनको भूमिका अहिलेको समयमा कस्तो रहेछ भन्ने विषयमा यदि यहाँहरूलाई थप जानकारी चाहिएको छ भने पक्कै पनि हामीलाई फिडब्याकको रूपमा लेख्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।